स्पीसीज एंड प्रायोरिटी स्पीसीज, फ्लैगशिप स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज, इन सब के अंदर हमने क्या कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोस कर लिया था। हमने इनको पढ़ लिया था कि भैया इसमें क्या क्या अंतर होता है, क्या क्या महीन अंतर होता है, और थोड़ी थोड़ी एग्जांपल्स भी हमने कर ली थी, है ना। आज हमने पढ़ा एंडेमिक स्पीसीज के बारे में। लास्ट हमने पढ़ा था एंडेमिक स्पीसीज वो होती है, क्या वो नेटिव स्पीसीज होती है? बताइए जल्दी, क्या वो नेटिव स्पीसीज होती है एंडेमिक स्पीसीज? इट कैन बी, दिस इज वेरी डिफरेंस बिटवीन, बड़ा महीन अंतर है कि भैया कैन बी, इट कैन बी ए नेटिव स्पीसीज, इट कैन नॉट बी ए नेटिव स्पीसीज आल्सो। ओके, तो हाउ एंडेमिक स्पीसीज इज डिफरेंट फ्रॉम नेटिव स्पीसीज, क्या अंतर है उसमें? बताइए। हेलो हेमंत, हेमा, सैनी, हरमन, जल्दी बताइए क्या अंतर है नेटिव स्पीसीज में और एक्सोटिक सॉरी एंडेमिक स्पीसीज में या इंडिजिनस? इट विल नॉट बी फाइंड एनीवेयर एल्स, इट विल बी यस localized to a particular habitat, it will be localized to a particular part of the world. Okay, तो ये था नेटिव और उसमें अंतर। आज हमने जो पढ़ना है वो है एक्सोटिक स्पीसीज। नाउ एक्सोटिक स्पीसीज या एक्सोटिक लाइव एनिमल्स, ये दोनों सेम ही टर्म है, ठीक है, सिमिलर टर्म है। एक्सोटिक प्लांट स्पीसीज इज आल्सो अ टर्म, ठीक है ना, तो सेम टर्म है। द टर्म एक्सोटिक डज नॉट हैव अ सेट डेफिनेशन, इसको सेट डेफिनेशन नहीं है, बट इट यूजुअली रेफर्स टू वाइल्ड एनिमल, ठीक है, वाइल्ड एनिमल और प्लांट दैट इज मोर अनयूजुअल एंड वेरी रेयर, ठीक है, बहुत अनयूजुअल है या रेयर है, हम उसको बोलते हैं एक्सोटिक स्पीसीज, ठीक है, देन नॉर्मल डोमेस्टिकेटेड पेट्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है ना। आपने देखा होगा कई लोग ना, इंडिया में भी खास करके कई लोग पाइथन को रखते हैं। पाइथन देखा, वो बड़ा सा स्नेक होता है एनाकोंडा जैसा, उसको भी पेट रखते हैं लोग, देखा होगा आपने। फिर कई बार आपने देखा होगा जो स्पाइडर्स होते हैं मोटे मोटे, टेरेंटुला बोलते हैं हम उसको, टेरेंटुला, बड़ा मोटा ताजा स्पाइडर होता है वो, तो वो यहाँ का नेटिव नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जैसे इंडिया में जैसे कोई अंडानी बानी का बेटा होगा तो उसने कहा अभी मेरा शौक है, मेरे को रखना है, तो आप बाहर से लेके आते हो फिर उसको, एक्सोटिक स्पीसीज को, ठीक है ना। नाउ एक्सोटिक स्पीसीज जब आपके पास आएगी तो वो इंडिया में थोड़ा पाई जाएगी, वो तो नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है, कनाडा और अमेरिका में पाई जाती है, टेरेंटुला की जो स्पीसीज होती है। पर जब वो इंडिया में आएंगी, बाहर से इंडिया में आएंगी, या बाहर से कोई कंट्री में आप दूसरी जगह पे लेके जाओगे, दूसरा हैबिटेट उसको प्रोवाइड करोगे, तो वी विल कॉल दैट एज एक्सोटिक स्पीसीज, ठीक है। अब जो ये एक्सोटिक स्पीसीज होती हैं, लेट मी राइट इट ओवर हियर, एक्सोटिक स्पीसीज, इट कैन बी प्लांट और एनिमल्स, ठीक है ना, इट कैन बी एनीथिंग। दूसरी बात है जो एक्सोटिक स्पीसीज है, दे कैन थ्राइव, ठीक है, और दे कांट थ्राइव, ठीक है, ओके। ये जो इनका नया एटमॉस्फेयर है उसमें थ्राइव करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके बेसिस पे अगर वो थ्राइव कर जाएंगे, तो इफ उनकी पॉपुलेशन है गोस unchecked, they will become invasive species. Invasive species. Okay, invasive species. If they can't thrive, ठीक है ना, तो फिर तो वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। इफ दे कैन थ्राइव, लेट मी सी, ये दिख रहा है आपको? एक्सोटिक स्पीसीज का एक और नाम है एलियन स्पीसीज आल्सो। एलियन ये मतलब नहीं है कि भाई बाहर से, दुनिया से बाहर से आई है कोई,
दूसरी वर्ल्ड से आई है। एलियन का मतलब ये भी है कि भैया जी एलियन स्पीसीज का मतलब ये यही है एक्सोटिक स्पीसीज, यानी कि जो अपनी नॉर्मल हैबिटेट से आप उठा के कहीं और लेके आए हो, दैट इज एक्सोटिक स्पीसीज। यू ऑल नो अबाउट मैंगो, है ना? यू ऑल नो अबाउट मैंगो, है ना? डिड यू नो कि मैंगो इज नॉट ए नेटिव स्पीसीज ऑफ इंडिया? ये इंडिया की स्पीसीज नहीं है। ये पुर्तगाल से आई थी। ये पुर्तगाली जो थे, पुर्तगाल की भी नहीं थी, ये पुर्तगाली जो थे ये ब्राजील से लेके आए थे, पोर्चुगीज। डिड यू नो दैट? अभी बताता हूँ, ठीक है? हाँ, तो ये जो भिंडी है, जो भी आज आजकल आप एक्सोटिक, ये सारी क्या है, ये एक्सोटिक स्पीसीज है, ठीक है ना? अगर तो इनकी पॉपुलेशन, इफ दे आर पॉपुलेशन इज अंडर कंट्रोल, अगर अंडर कंट्रोल है, मतलब ये तो नहीं है ना कि एक बार आम लगाया तो पूरी जमीन पे आम ही उगते रहते हैं। एक पौधा लगा दिया, सारी जमीन पे पौधे आम के उग गए, नहीं ना, ऐसा नहीं ना। इफ उनकी पॉपुलेशन इज चेक्ड, या पॉपुलेशन इज ग्रोथ इज इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है ना? टोमेटो आल्सो यस। तो आपने ये देखा होगा कि आपने बीज लगाया तब टमाटो उगता है, ऐसा तो नहीं है एक बीज लगाया और पूरे का पूरा खेत उग गया, ऐसा तो नहीं ना। तो अगर पॉपुलेशन उनकी चेक्ड है तो दे बिकम एक्सोटिक और एलियन स्पीसीज। समझ लग गए? एक्सोटिक स्पीसीज और एलियन प्लांट्स और एलियन स्पीसीज। एलियन मतलब वो यहाँ की नॉर्मल में यहाँ पे पाई नहीं जाती है, ठीक है ना? समझ गए आप? ओके। आपकी वीट भी तो इस हिसाब से एक्सोटिक है, क्योंकि आपकी वीट जो है वो मैक्सिका की वैरायटी है, मैक्सिकन वैरायटी है, जो आज आप नॉर्मल बोरलॉग ने जिसको हाइब्रिडाइज किया था। ओके, तो दे आर एक्सोटिक स्पीसीज। एक्सोटिक स्पीसीज इज नॉट अ बैड टर्म, बट इट हैज सर्टन, क्या बोलते हैं उसको, सर्टन characteristics that are different from normal. Okay, yes, rice also, ठीक है ना? तो ये समझ रहे हो, they are not, they are exotic species, they are exotic plants, but because their population is checked. Okay, लेकिन वही प्लांट है, अगर कोई कोई ऐसा प्लांट लेके आते हो, जैसे कि वाटर लिली की एग्जांपल दी थी, वाटर हायासिंथ की एग्जांपल दी थी आपको मैंने, दे कैन थ्राइव एंड दे कैन आल्सो गो, पॉपुलेशन गोज अनचेक्ड। यानी कि एक बार आपने गलती से भी एक वाटर लिली को वहां पे पानी में डाल दिया, तो पूरे का पूरा उन्होंने पॉन्ड जो है वो कवर कर देना है। आपको पता है देयर इज अ हरिके वेटलैंड इन पंजाब एरिया। यू विल गेट टू नो व्हाट आर वेटलैंड्स एंड व्हाट आर रामसर साइट्स। ओके, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉलिंग ग्राउंड फॉर मैनी विंटर बर्ड्स जो रशिया से आते हैं। तो जो हरिके वेटलैंड है, कांजली वेटलैंड फॉर दैट मैटर आल्सो, तो इसमें ना एक बार क्या हुआ था पीछे से अभी, वहां पे बहुत ज्यादा उसकी तादाद बढ़ गई थी। इसको आप, मैं इसकी फोटो फोटो दिखा देता हूँ आपको किस तरह से वो होती है, वाटर हयासिंथ की। ये ना पूरे का पूरा जगह ही कवर कर देता है, कॉमन वाटर हयासिंथ जो एक वीड होती है। लेट मी शो यू द इमेजेस। लेट मी शो यू द इमेज। यू आर सीइंग दिस? ये देखो, वाटर हयासिंथ, है ना, दिख रहा है ना? पूरे का पूरा पौंड कवर कर दिया इसने, ये पौंड था, वहां पे पानी था, ठीक है ना? पौंड को पूरा कवर कर दिया इसने। देखने को ऐसे अच्छा लगता था, ये ऑर्नामेंटल प्लांट थे एक, ठीक है ना? कि भैया चलो लेक में अगर हम ये डाल देंगे तो इसका मतलब ये पैचिस में अच्छा लगेगा, दिखेगा अच्छा, ठीक है ना? तो ये डल लेक में भी लेके आए थे हम। डल लेक में जब अंग्रेज लेके आए तो उन्होंने पूरा का पूरा ऐसा कवर कर दिया। आजकल भी अगर आप देखते हो ना, तो जो गांव देहात होते हैं वहां का जो नाला निकलता है, वो सीवर जहां पे इकट्ठा पानी डालते हैं, उसमें भी ये ग्रोथ बड़ी बन जाती है। आर यू सीइंग दिस गाय? सॉरी, आर यू सीइंग दिस थिंग? ओके, तो वो जो चीज है, दैट इफ देयर पॉपुलेशन गोज अनचेक्ड, आपने एक 10 वहां पे प्लांट डाले, अगले 10 दिनों में वो 20 हो गए, अगले 10 दिनों में 40 हो गए, 40 से वो 4 ऐसे डबल हो गए, तो वो सारे का सारा लेक को कवर कर देंगे।
अब लेक में क्या था कि लेक में जो है बहुत सारी और जीव जंतु भी थे और मच्छियां भी थी, वो क्योंकि वहां पे अब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स नहीं है और कोई वाटर हायासिंथ को खाता नहीं है कोई भी फूड चेन में या फूड वेब में, तो वो सारे का सारा फूड वेब क्लैप्स हो जाएगा और सारे किसान की पॉन्ड को जो प्रोडक्टिविटी थी वो जीरो हो जाएगी। तो यही चीज है, तो ये बन जाएंगे। अब ये क्या बन जाएंगे, एग्जॉटिक या एलियन, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। इन्वेसिव मतलब जो कि बाकी प्रजातियों के लिए हानिकारक होते हैं, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी में इसी के ऊपर पूछे जाते हैं, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज के ऊपर। डन एवरीबॉडी। और डोमिनेंट मतलब अगर वो डोमिनेंट नहीं है, अगर उनकी पॉपुलेशन इतनी अनचेक्ड नहीं है, तो वो तो एक्सोटिक स्पीसीज बन जाएंगे ना। तो एक्सोटिक स्पीसीज की ही, क्योंकि अब आई तो ये भी बाहर से है, वाटर लिली यहाँ पे इंडिया में नहीं पाई जाती है। वाटर लिली बाहर से लेके आए थे अंग्रेज, डल लेक के लिए। डल लेक श्रीनगर है ना जो, उसकी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए, आपको फोटो दिखाई ना अभी मैंने, वो किस तरह से फ्लावरिंग करते हैं वो, तो उनकी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए हमने ये लेके आए थे वहां से। अब पता नहीं इसका ओरिजिन कहाँ से है मेरे को, पर हम बाहर से लेके आए थे इसको, एक्सोटिक स्पीसीज को, वाटर लिली को, वाटर हायासिंथ को। बट जब हमने देखा कि ये भैया जब इसको डाल देते हो तो वो तो बहुत ज्यादा अग्रेसिवली ग्रो करता है। अब इतना अग्रेसिवली ग्रो करेगा कि वहां पे अब कोई एल्गी पैदा नहीं हो सकता, कोई फाइटोप्लैंक्टन वहां पे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सारे सरफेस को कवर कर देता है, जगह ही नहीं है कहीं पे। समझ रहे हो? पूरे का पूरा लेक कवर कर दिया। ठीक है ना, तो पूरे का पूरा लेक कवर कर दिया गया, तो वाटर मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स नहीं आएंगे। अगर फाइटोप्लैंक्टन्स नहीं आएंगे तो छोटी मच्छियां नहीं आएंगी, क्रिल्स नहीं आएंगे। जब वो नहीं आएंगे तो उसके ऊपर जो सारी की सारी फूड वेब है, की स्टोन स्पीसीज है, वो डिसअपीयर होगी। समझ रहे हो मेरी बात? जो फाइटोप्लैंक्टन चले गए तो की स्टोन स्पीसीज चलेगी। समझ रहे हो मेरी बात? बताइए। ओके। जब फाइटोप्लैंक्टन चले तो कीस्टोन स्पीसीज डिस्ट्रॉय होगी, उसके कारण पूरे का पूरा फूड वेब या इकोसिस्टम है वो कोलैप्स हो सकता है। इसके कारण इसको ज्यादा हम तवज्जो देते हैं कि भाई इन्वेसिव। और ये एक एग्जांपल बताइए, बहुत सारी इन्वेसिव एलियन स्पीसीज आई हैं हमारे पास। ठीक है, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी से। ये एक्सोटिक की बात कर रहा हूँ, इन्वेसिव की नहीं अभी बात की। एक्सोटिक आर दो स्पीसीज विच आर नॉट यूजुअली नेटिव टू एन एरिया एंड आर इंट्रोड्यूस टू एन एरिया बाय द ह्यूमंस। ठीक है, इसी को हम एक्सोटिक बोलते हैं, जैसे आम की बात की थी। एक्सोटिक लाइव स्पीसीज आर एनिमल और प्लांट स्पीसीज मूव्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल लोकेशन टू ए न्यू वन। ये भी बात सही है। ठीक है ना, लग गई समझ? कोई भी एनिमल और प्लांट जो कि ओरिजिनल उसकी होम रेंज थी, जो उसकी मतलब ओरिजिनल लोकेशन थी, वहां से उठा के अगर हम नई जगह पे लेके जाते हैं तो उसको एक्सोटिक लाइव स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, दीज स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस टू अ न्यू लोकेशन मोस्ट ऑफन बाय द ह्यूमंस। ये तो हमने कर लिया था। अच्छा, मैनी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव केप्ट साइट्स एक्सोटिक एनिमल्स। अब कल मैंने आपको बोला था साइट्स के बारे में पढ़ के आना, थोड़ा सा पढ़ा किसी ने? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये आपको बता कि अगर कोई भी आप, अगर आप सपोज शेर लाना चाहते हो, अफ्रीकन लॉयन लेके आना चाहते हो इंडिया में, आपकी बड़ा शौक है, आप बड़ा जू में लाने के आना चाहते हो, उसको भी, क्योंकि वो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, उसकी ट्रेड को कौन रेगुलेट करता है? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, साइट्स। ठीक है ना, ये तीन लिस्ट बना के रखता है, इनके पास तीन लिस्ट है, अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3। ठीक है, जब भी आप इसके पास कोई भी बंदा, कोई भी सिटीजन ऑफ एनी कंट्री उनके पास जाता है, साइट्स के पास जाता है, अगर आपने लाना है मतलब कोई भी जानवर, तो सबसे पहले इनकी परमिशन लेनी पड़ती है, साइट्स की। ठीक है, ये इंटरनेशनल बॉडी है, साइट्स की परमिशन होएगी तभी आप एक जगह से दूसरी जगह जानवरों को लेके जा सकते हो। ठीक है, ओके। अब ये जो साइट्स है ना, ये क्या करता है, तीन लिस्टें बना के रखता है, इसने क्लासिफाई किया हुआ है किन जानवरों को आप खरीद सकते हो, किन जानवरों को आप नहीं खरीद सकते हो, और किन जानवरों का ट्रेड रेगुलेटेड है। किसको रेगुलेट करना है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है, कम भी हो सकती है, तो आप बंद भी कर सकते हो इसको लिस्ट में। तीन लिस्टें बना के रखता है, अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3। हम पढ़ेंगे आज ही, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, जब मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन करवाऊंगा उस टाइम भी पढ़ेंगे इसको। टेंशन मत लो इसके बारे में। ठीक है, पर आप पढ़ने के इसके बारे में सोच के रखो कि ये चीजें होती है। और मैं जब साइट्स बोलूंगा तो आपको ये नहीं लगना चाहिए व्हाट इज साइट्स। ओके,
गुड। अब जो भी आपने चीजें पढ़ी, जितनी भी हमने चीजें पढ़ी हैं आज, जितनी भी पढ़ी हैं, सोचो आपका काम ये है, क्योंकि कल मैं काम आपको दे नहीं पाया ढंग से, आपका काम मात्र इतना है, जितनी भी हमने स्पीसीज पढ़ी है, चाहे वो पायोनियर है, चाहे वो फ्लैगशिप है, चाहे वो कीस्टोन स्पीसीज है, चाहे वो फाउंडेशनल स्पीसीज है, चाहे वो इंडिकेटर्स हैं, बायो इंडिकेटर्स हैं, टाइप इन गूगल माता जी के अंदर टाइप करो, उनके ऊपर जाके सर्च करो यूपीएससी, ठीक है? जो भी है एक्सोटिक स्पीसीज यूपीएससी, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज यूपीएससी, ठीक है ना? और उसका काला चिट्ठा निकालो सारा। पहले तो 2-3 टॉप की जो सर्चेज़ होंगी उसी में आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा। डन? सर्च करो। देखो भैया इसमें कैसे डिफरेंट है, क्या है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ है। क्योंकि जब भी आप ऐसा टाइप करते हो ना, वो सबसे पहले आपको दिखाता है कि व्हाई दिस वाज़ इन न्यूज़, जब भी आप यूपीएससी डाल के करते हो। तो ये मैंने वहीं से उठाया होता है। जैसे अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट एजुकेशन क्लाइमेट चेंज ने हैज़ इश्यूड एन एडवाइजरी to streamline and formalize the process of importing live exotic species animals। तो क्या कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने क्या किया है, उन्होंने एक नया प्रोसेस, एक एडवाइजरी जारी की है कि भैया जी अगर आपको बाहर से कोई निर्यात करना है, बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबियंस, ये तीनों में से कुछ भी, तो आपको कमर्शियल पर्पसेस के लिए या आपने एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए, तो आपको सिर्फ अब साइट से परमिशन नहीं चाहिए, अब आपको डब्ल्यूपीए के अंदर आते हुए उसकी भी परमिशन चाहिए थी। अब पहले क्या ये नहीं था, डब्ल्यूपी से आप जो आप कोई भी ट्रेड करते थे ना, वो साइट्स के अंदर आता था। ये देखो, द एडवाइजरी हैज डिफाइंड देम एज दोज दैट आर मेंशन्ड इन द अपेंडिक्स, या हमने पता ना 3 अपेंडिक्स है, उसमें कोई भी जानवर प्रजाति है जो कि रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है या एम्फीबियन है, अब आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बताना पड़ेगा। क्यों इसको, ये क्यों न्यूज में था या क्यों इसका, या एक जूनोटिक डिजीज के बारे में पता होगा। व्हाट आर जूनोटिक डिजीजेस? बताइए क्या होते हैं जूनोटिक डिजीज? यस, फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन जाती है। और आपने देखा होगा, कोई एग्जांपल बताना, वायरस, जैसे वायरस, वेरी गुड, कोरोना वायरस हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, ये सारी जो एनिमल से हमारे में ट्रांसफर होती है, सार्स हो गया, ठीक है ना, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है ना? तो ऑल दीज डिजीजेस अगर आप देखो तो वो बैट से आई हैं, मोस्टली बैट से आई हैं। एक आपने पेंगोलिन का नाम सुना होगा, डू सर्च अबाउट दिस एनिमल ऑन द नेट, पेंगोलिन, पेंगो एल आई एन, पेंगोलिन के बारे में, सिवेट कैट, यस वेरी गुड, बर्ड फ्लू है ना। तो ये जो सारी की सारी प्रजातियां, ये ऑर्नामेंटल प्रजातियां, लोगों में बड़ा वो होता है कि भैया बैट्स कितनी प्रजाति के अब बैट्स मतलब रखे हमने अपने पास। पेंगोलिन, ये जो है पेंगोलिन है, मलायन पेंगोलिन है जो, दैट वाज द रीजन, अभी अपने पता चला, दैट वाज द रेजर्वायर होस्ट फॉर कोरोना वायरस। कोरोना वायरस यहाँ से हमारे को जंप हुआ है, ठीक है? खास करके पिग्स की भी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, ठीक है ना? दे आर आल्सो वेरी दे आर आल्सो रेजर्वायर होस्ट, हम उसको बोलते हैं रेजर्वायर होस्ट, ठीक है ना? हम पढ़ेंगे, जब मैंने एक टर्म भी करवाई थी पहले भी आपको, इसका नाम है रेजर्वायर होस्ट, रेजर होस्ट, रेजर्वायर, हाँ जी, रेजर्वायर होस्ट। ये जो रेजर्वायर होस्ट है ना, ये बहुत सारी बीमारियों के लिए, मतलब इट इज अ होस्ट बेड, ठीक है ना? तो ये बहुत ज्यादा बीमारियों के लिए मतलब बहुत बीमारियां फैलाता है ये आगे जाके, ठीक है? डन। तो क्योंकि ये सारे जूनोटिक डिजीजेस जो थे, ये स्प्रेड होते हैं आइदर रेप्टाइल्स, बर्ड्स, या क्या कहते हैं, ठीक है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के लिए, तो हमारे पास डाटा नहीं है। अगर मुकेश अंबानी मंगाएगा तो साइट्स के पास डाटा होगा ना उसका, ठीक है? हमारे पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई डाटा नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई आज के बाद एडवाइजरी इशू कर दी है
कि भई जब भी आपको कोई बाहर से कोई चीज़ मँगानी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइट्स में तो आप करोगे, है ना? उसमें तो आप करोगे, ठीक है? तो उसके अलावा अब आपको as of now, the imports are being made through Director General of Foreign Trade and State Foreign Departments are not kept in the loop. ठीक है ना? तो स्टेट फॉरेन डिपार्टमेंट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। पहले तो आप सिंपल साइट्स की एक साइट से अपना अप्लाई करते थे और वहां से ले लेते थे एनिमल्स को। लेकिन अब आपको स्टेट डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा आपको? सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, एनओसी का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कहां से इशू होगा ये? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट। जोन सी भी स्टेट में आपने कोई अगर आप पंजाब में हो और आप बिग पाइथन मंगाना चाहते हो या अफ्रीकन एलिफेंट मंगाना चाहते हो पंजाब के लिए, तो आपको पहले स्टेट डिपार्टमेंट के चीफ वार्डन वाइल्ड लाइफ ऑफिसर के पास, वार्डन के पास जाके एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। वो एक बार आपको एनओसी देगा, फिर आप साइट्स के पास जाओगे। साइट से सीधा नहीं, हम कोई वेबसाइट पे अपलोड नहीं कर सकते। हम करते हैं गवर्नमेंट के अदारे के थ्रू। हमारे पास है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स। हम डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स के पास जाएंगे, एनओसी लेके, उसके बाद साइट्स की पूरी का पूरा एप्लीकेशन भरेंगे। हैं? पानी दो। ओके, तो जब हम उनके पास जाएंगे, तो वो अगर हमारी एप्लीकेशन प्रूव करते हैं, साइट्स अगर उनको प्रूव करती है, तभी हम ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डन। ये प्रोसेस बना दिया गया, सिर्फ एक चीज ऐड की गई है और कोई खास चीज ऐड नहीं की गई। तो जो ये ऐड किया गया कि अब आपको स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी नॉलेज देनी पड़ेगी अगर आपने कोई चीज खरीदी है तो। ओके, और ये याद रखो, ठीक है ना, ये WPA के अंडर नहीं आता है। इट डज नॉट इंक्लूड स्पीसीज फॉर शेड्यूल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। ठीक है, तो अगर ये बात किसको चीज नहीं इंक्लूड करती है, सोचो, अगर मैं कोई फ्रॉग की स्पीसीज को लेके आना चाहता हूं पंजाब में, जो सिर्फ और सिर्फ एंडेमिक है इन क्या कहते हैं वेस्टर्न घाट्स, केरला में कोई, ठीक है ना, केरला पे कोई साइट है, वहां पे एक पर्टिकुलर फ्रॉग उगता है, मैं उसको लेके आना चाहता हूँ, क्या अब मेरे को साइट्स के पास जाना पड़ेगा? नो। ठीक है ना? क्यों नहीं जाना पड़ेगा? क्योंकि वो डोमेस्टिक स्पीसीज है। यहाँ पे हम एक्सोटिक की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? ये वाली जो गाइडलाइंस हैं, ये एक्सोटिक स्पीसीज के ऊपर निर्भर करती है, एक्सोटिक स्पीसीज के ऊपर करती है। ठीक है, ओके। ये डज नॉट इंक्लूड नेटिव एंड एंडेमिक स्पीसीज। ओके, नेटिव के लिए आपके पास ये वाला एक्ट है, WPA। याद रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इंडिया में बनाया गया है, इंडिया के जानवरों के लिए बनाया गया है। इसमें भी 3 हम शेड्यूल्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, शेड्यूल 1 एंड 2 एंड 3, ठीक है ना, हम बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में। ओके, डन डन डन। जो भी वर्ड आता है उसका काला चिट्ठा निकालना को शुरू करो। 2020 में इसी पे क्वेश्चन आया, वाइल्ड लाइफ पे। ठीक है, वी विल डिस्कस, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे आगे, वी विल डिस्कस द क्वेश्चन एज वेल। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? ठीक है ना, क्यों ये अभी इतना ज्यादा क्या है, क्यों जरूरी पड़ा? ये आपको पता है कि कोविड-19 के बाद जब गवर्नमेंट को पता चला कि भैया ये जो चाइना से ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये मीट मार्केट थी वहां पे, आपको पता है? चाइना की मीट मार्केट से कोरोना वायरस की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, वुहान से। यस, और आप सबको ये भी पता होगा कि जो वुहान था, वुहान से थी बेसिकली। वहां पे ये तो है नहीं कि भाई मुर्गा और मच्छी का मीट ही मिलता है, वहां पे केचुए का मीट भी मिलता है, वहां पे बैट्स का मीट भी मिलता है, वहां पे पेंगोलिन का मीट भी मिलता है, एक्सोटिक स्पीसीज का मीट होता है ना जो, वो यहाँ पे मिलता है। ठीक है ना? चाइनीज में ये बड़ी गलत धारणा है कि उनके पास अगर ये खाओगे, आप पुठिया चीजा चीजा खाओगे तो उन्होंने बड़ी शक्ति मिलती है ना? तो ये उनके अंदर एक बहुत गलत धारणा है। तो वो खाते हैं लोग, वहां पे डेलिकेसी मानी जाती है। सब कुछ खाते हैं यार, वो चीनी तो सब कुछ खा लेते हैं। ठीक है, तो वहां से ये ट्रीड जंप की होगी आपके ह्यूमंस में। ठीक है, तो खास करके ये दोबारा ना हो और इसके ऊपर कोई एडवाइजरी इशू हो, इसके ऊपर कोई वो बनो, तो
ये चीजें हैं, ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ठीक है। यूजुअली क्या होते हैं कि अगर इंडिया में अगर आप कोई चीज जानवर पालना चाहते हो, है ना, तो अगर तो ये प्रॉपर चैनल के थ्रू आएगा तो मैंने प्रॉपर चैनल बता दिया, ठीक है। अगर ये प्रॉपर चैनल नहीं है तो इलीगल ट्रैफिकिंग हो सकती है ना, देखो, इलीगल उनकी स्मगलिंग हो सकती है ना, ठीक है ना। तो आप कहीं ना कहीं से जेब में डाल के या कैसे भी डेल डाल के अपने पास ले आए हो, ठीक है ना, तो वो आप इलीगल ट्रैफिकिंग कर रहे हो, ठीक है ना। अब देखो, इनको मॉनिटर करने के लिए हमारे पास अलग से एक चीज है, ट्रैफिक। वो हम पढ़ेंगे आगे जाके क्या चीज है। एक बॉडी है ट्रैफिक, ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे जाके ये क्या चीज है, ठीक है। बट सिग्निफिकेंस क्या, अब ये तो मैंने बता दिया कि कोविड 19 के कारण हमें पता चला है कि भाई देयर इज इलीगल ट्रेड, ठीक है, और इलीगल ट्रेड हो रहा है जूनोटिक डिसीजेज में, उसको हम कब करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ लीगल प्रोविजंस होनी चाहिए। नाउ व्हाट आर द इश्यूज विद द गाइडेंस। अगर आप एक अच्छे आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो एक पहलू कभी नहीं पढ़ना है आपने, समझ रहे हो, एक पहलू कभी नहीं पढ़ना है। अगर आप कोई चीज की आ, विशेषताएं बता रहे हो, किस चीज की अच्छी अच्छी सिग्निफिकेंस बता रहे हो, यू आर नॉट ए गुड ऑफिसर, यू आर नॉट ए गुड आईएएस ऑफिसर अनलेस एंड अनटिल you also know what are its what are the deficiencies in these guidelines, what are the deficiencies in a particular policy maker, okay। अगर आप अच्छे ऑफिसर तभी हो, देखो, आपको यूपीएससी में क्वेश्चन क्या आया था, क्रिटिकली एनालाइज द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ऑफ इंडिया 2019, ओके। सपोज 2019 में कोई नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आई है, तो आपको उसके अच्छे पॉइंट भी याद होने चाहिए, उसके खामियां भी याद होनी चाहिए, और एक आधा जो आपका अपना दिमाग चलता है, वट यू थिंक शुड बी द वे फॉरवर्ड, वो एंड में लिखना है, वे फॉरवर्ड में बस अपना दिमाग आपका 2 लाइनों में होना चाहिए, बाकी सब आपका है रट्टे वाला है। और मैंने आपको बताया था कि भैया जी, जब भी आपने कोई भी एक्ट पढ़ना है, सपोज आपने ये पढ़ा, क्या कहते हैं, साइट्स के बारे में, तो साइट्स के बारे में इतने ये मोटी सी आती है, पिंक की कलर की बुकलेट, ठीक है ना। इसको जब भी आपने करना है ऐसे निकाल के, ठीक है, और यहाँ पे दीवार पे जहां पे भी आपने रखना है चिपका देना है, ठीक है ना। क्यों ये करना जरूरी है, क्योंकि बेटा जब भी आप बैठोगे जहां पे पढ़ते हो तो दिन में 10 बार तो देखोगे ना उसको, 10 बार देखोगे, 2 बार तो रिवाइज करोगे ना उसको। अच्छा यार, साइड्स में ये था, साइड्स में ये था, अरे यार इतना भर दो अपने दीवारों को, कुछ कोई बंदा आए कि ये तो कौन सा पॉलिश कराई आपने, समझ रहे हो। कभी आपको, कभी मैं अपना कमरा दिखाऊंगा, ये तो अभी ड्राइंग रूम है, साफ सुथरा है, जब मैं अपना कमरा दिखाऊंगा ना तो बेहोश हो जाओगे, इतनी ज्यादा, और आज भी वहीं टिकी हुई है, मैंने वहीं पे लगाई हुई है, पूरा का पूरा दीवार है, मतलब ऐसे करके जहां जहां पे देखा मेरे को मैंने लगा दिया, ठीक है ना, जहां जहां पे हाथ पहुंचा मेरा। तो ऐसा समझो, ऐसा करो, अच्छी बात है अगर आप ऐसा करोगे, क्योंकि आप सोचते हो सर हम रिवाइज कब करें, हमारे पास तो रिवाइज करने का टाइम ही नहीं मिलता। रिवाइज सामने हो रहा भैया, 10 मिनट बैठ जाओगे ना, ये आंखें खोल के, तो आपके पास सारा कुछ बन जाएगा, ठीक है। इसको भी किस तरह से सेटअप करना है, आई विल शो इट समटाइम्स, शो यू, ओके। अपना कमरे पे लेके जाऊंगा तो आपको बताऊंगा कभी की भी क्या क्या किया था हमने। चलिए, दिस विल डेफिनेटली बहुत हेल्प यू इन आंसर राइटिंग एज वेल। देखो, पेपर में दिक्कत आती है कि आप नोट्स बनाते हो कॉपियों में, ठीक है ना, और कॉपियों में क्या नोट्स बनाते हो, जो मैं मतलब चैप्टर लिख रहा हूं तो पूरा पूरा काली किताब कर देनी इतनी ज्यादा, ठीक है। पेपर में कोई फायदा नहीं उस काली किताब का, ठीक है। वो वशीकरण करने के लिए आपको हेल्प करेगी, बट पढ़ने के लिए कोई हेल्प नहीं करता, उसमें रिमाइंड करने के लिए कोई का हेल्प नहीं है, ठीक है ना। इतनी बड़ी का मतलब पेन से लिख लिख के काली पोत दोगे उस पे, क्या फायदा उससे, है ना। इफ यू डू दिस, दिस इज हाउ यू विल रिवाइज इट। क्योंकि एक दीवार को आपने क्या जिस तरह से भी सीक्वेंस में लगाना है, कोई भी, जैसे एनवायरमेंट की गवर्नमेंटल बॉडीज कौन कौन सी, एक साइड को उसमें लिख दिया, एक साइड में कन्वेंशंस लिख दी, एक साइड में कोई इकोलॉजी के टॉपिक्स या उसके वो लिख दिए, डेफिनेशंस लिख दी, ठीक है ना। एक दीवार को अगर आप लगातार 1 साल में देखोगे ना, 10 मिनट भी देखोगे रोज,
पेपर में आपको वही याद आना है क्योंकि आपके ब्रेन में पैटर्न बना हुआ इस तरफ मैंने लिखा था अच्छा हाँ इन्वायरमेंटल कन्वेंशन उसके पास चौथे नंबर पे मैंने लिखा था साइट्स साइट्स में मैंने लिखा था कि ये क्या रेगुलेट करता है कौन सी बॉडी है व्हाट टाइप ऑफ बॉडी इट इज कब इसकी स्थापना हुई कौन से मेंबर हैं क्या इंडिया का मेंबर है कि नहीं है ये सारा कुछ कौन सी अपेंडिक्सिस आती हैं उसमें 3 अपेंडिक्स आती हैं कौन-कौन से जानवर आते हैं उसमें 2-2 4-4 एग्जांपल आर यू गेटिंग दिस पॉइंट इस तरह से नोट्स बनाओ यार वो जो पुराने टाइप है ना जो हम इंस्टीट्यूट में जाते होते थे बाजीराम रवि में यार ग्रो अप नाउ वो तो बहुत टाइम पुराना हो गया देयर इज नो वन डूइंग दिस फार्मूला नाउ ठीक है ना वाजीराम में आज भी ये चल रहा है मैं देखा था वहां पे मैं गया भी था एक बार लोग लगे हुए हैं वो जो आपका टीचर था वो कॉपी से लेके लगा हुआ है नोट रटवाने 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 अरे बेटा ये जो चीजें है ना ये नीट नूट में हेल्प करती हैं आपको रट्टे मारने वाली यहाँ पे तो आपको अपनी तरफ से व्याख्या करनी है किसी भी चीज की तो अगर आपको 4 पॉइंट पता होंगे 4 नॉन पॉइंट पता होंगे 4 मेरिट पॉइंट पता होंगे तभी आप लिख पाओगे अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू राइट अ सिंगल वर्ड ठीक है मान लो मेरी बात इतना ज्यादा प्रेशर होता है चार चार चीजें हर चीज की पता करनी शुरू करो तो इसकी अगर कोई पॉजिटिव्स है तो इसमें खामियां भी तो होंगी आपको क्या लगता है क्या खामियां होंगी सीधी सी बात है सबसे पहले वर्ड याद रखो एडवाइजरी है ये क्या एडवाइजरी है तो क्या इसकी लीगल बैकिंग है तो इसको फॉलो कौन करेगा एडवाइजरी तो कोई भी इशू कर देगा समझ रहे हो तो इसको लीगली बैकग्राउंड होनी चाहिए थी इसकी लीगल मैंडेट होना चाहिए था इसका एक्ट पास होना चाहिए था ठीक है ओके डन तो उसके बाद क्या था ठीक है उसके बाद हमारे पास ये देखो यहां पे लिखा हुआ इसमें सिर्फ ये लिखा है कि साइट्स की जो अंदर जो भी प्रजातियां आती हैं उनका व्यापार बंद किया जाएगा अरे भैया आपके आपके अंडर भी तो आती हैं बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया में आती हैं यहाँ से वहां ट्रांसफर करते हैं अगर मेघालय से अगर कोई प्रजाति लेके पंजाब में आओगे तो इसको कौन रेगुलेट करेगा ठीक है ना उसकी रेगुलेशन नहीं है कोई ठीक है समझ रहे हो मेरी बात ये भी एक पॉइंट बन जाता है ठीक है growing domestic trade in the exotic species of wildlife that is unfolded not listed under the various appendices of sites ये इंडिया की प्रजातियां हैं कॉर्न स्नेक एंड शुगर ग्लाइडर्स इनका कोई ये भी तो एक्सोटिक स्पीसीज है ये भी इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है इनका तो ट्रेड रेगुलेट करने के लिए आपके पास कुछ है नहीं तो कोई भी चीज आपने करनी है ठीक है ना कोई भी चीज आपने कोई देखनी है तो उसके बाद उसके नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ने हैं ठीक है ना जैसे अभी हमने साइट्स के ये वाले बारे में पढ़ा जो एडवाइजरी आई थी इसके बारे में पढ़ा तो इसकी खामियां पहले पहले याद कर लो कि फर्स्ट ऑफ ऑल एडवाइजरी है फिर ये इलीगल ट्रेड डोमेस्टिक को रेगुलेट नहीं करती है सबसे उसके बाद क्या कहते हैं ये अच्छे से उसको भी एड्रेस नहीं करती है जूनोटिक डिजीजेस अगर आप बात कर रहे हो तो जरूरी थोड़ा कि एक्सोटिक एलियन स्पीसीज से ही आएंगी डोमेस्टिक स्पीसीज से भी तो आ सकती है जूनोटिक डिजीजेस उसके लिए इसमें कुछ नहीं है ठीक है ना ये 4-5 चीजें आपने लिखनी होती है पेपर में इतनी ही चीज याद रहती है ओके जब भी आपने कोई चीज आती है तो उसके बारे में जरूर पढ़ना है बैकग्राउंड नाउ क्योंकि इसमें साइट्स का जिक्र किया गया था यू शुड नो व्हाट इज साइट्स ओके क्या है साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीसीज ओके एंडेंजर्ड स्पीसीज किसकी वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज बोथ ओके इट इज एन international agreement aimed at ensuring that international trade in species of wild animals and plant does not threaten their survival ठीक है नाउ जब भी आपने कोई बॉडी पढ़नी है फर्स्ट थिंग यू नो इज क्या व्हाट टाइप ऑफ बॉडी इट इज ठीक है ना डज इट कम अंडर यूएनओ नो इट डज नॉट कम अंडर यूएनओ ठीक है ना इट्स ए गवर्नमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट है किस टाइप की बॉडी है इट इज इंटरनेशनल एग्रीमेंट ठीक है ना इट वाज ड्राफ्टेड आफ्टर द रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड एट द मीटिंग ऑफ द मेंबर ऑफ आईयूसीएन इन 1963 ठीक है तो ये किस तरह की बॉडी है एक इंटरनेशनल बॉडी है नॉन यूएनओ बॉडी है इंडिपेंडेंट बॉडी है आईयूसीएन के अंडर आती है ठीक है ना नॉट यूएनओ comes under IUCN
कब ये डेट याद करने की जरूरत नहीं है, बट ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर दिस वर्ड। कितनी पार्टीज हैं, यानी कितने लोगों ने, कितने देशों ने इसको साइन किया? 183। ठीक है। पहली चीज, क्या ये किस तरह की बॉडी है? इंटरनेशनल बॉडी है, ओके। इंटरनेशनल बॉडी है। क्या ये यूएनओ बॉडी है? नो, इट्स नॉट ए यूएनओ बॉडी। क्या ये आईयूसीएन बॉडी है? यस, इट्स एन आईयूसीएन बॉडी। व्हाट इज आईयूसीएन? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है ना, एक बॉडी है, ये भी प्राइवेट बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है, सॉरी, जो कि ये सारे आपके पास एक लिस्ट निकालती है हर साल बेसाल कि कौन सी स्पीसीज का जो है वो पॉपुलेशन है वो कितनी बढ़ गई है या कम हो गई है या एंडेंजर्ड हो गई है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गई है। ये आईयूसीएन करती है। आज करने दिस पार्ट, इसके बारे में हमने बॉडीज के बारे में, ग्लोबल बॉडीज के बारे में पढ़ना है। अभी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब ने भी आपने कोई वर्ड सुना, जैसे ट्रैफिक के बारे में सुना, डब्ल्यू के बारे में सुना, या कोई भी ऐसी बॉडी के बारे में सुना, ठीक है ना, जब भी बॉडी के बारे में सुने तो सबसे पहले क्लासिफाई करो किस तरह की बॉडी है, कितने मेंबर है, किसके अंडर आती है, क्या ये जो कन्वेंशन है ये लीगली बाइंडिंग है कि नहीं। क्या लिखा हुआ है ये देखो, समझ रहे हो क्या लिखा? लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। इनको कमिट करना ही पड़ेगा। इंडिया को अगर है तो इंडिया अपने तरफ से इसको बाहर नहीं निकाल सकता, ठीक है ना, कि भैया नहीं हम नहीं मानते ये साइट्स को। तो इंडिया ने साइन किया हुआ, तो इंडिया को ये माननी ही पड़ेगी, ओके। And India is also a signatory to and has ratified CITES convention in 1976। तो जो मैंने आपको ये दिखाए हैं, क्या अब इतने से पेज पे आप इतने से जगह पे ये लिख सकते हो साइट्स की नेम, ठीक है, साइट्स की टाइप ऑफ बॉडी, ठीक है। बहुत कम आ रही है, कट रही है? एवरीबॉडी इज ओके विद द वॉइस? ऑल ओके, गुड। सबसे पहले इस पे क्या लिखना, ऊपर 35 रुपए का आता है, ये ले आना स्टेशनरी की शॉप से। क्या लिखना ऊपर साइट्स का? डेफिनेशन, ठीक है। क्या बॉडी है? साइट्स स्टैंड्स फॉर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीसीज इन वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना। नेक्स्ट क्या लिखना है आपने? इट्स एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ठीक है। इंटरनेशनल बॉडी, नॉन यूएनओ बॉडी। इसी तरह से क्लब करो एक ही लाइन में, नॉन यूएनओ इंटरनेशनल बॉडी, ठीक है, कमिंग अंडर आईयूसीएन, ठीक है। लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, ठीक है, एंड 183 मेंबर्स, ठीक है। इंडिया रेटिफाइड इन 1976। बस ये चार चीजें लिख लो, दीवार पे चिपका लो, ठीक है। ये साइट्स के बारे में आपको कुछ नॉलेज होगी। नेक्स्ट अब देखो, नेक्स्ट निकालो, ठीक है। ये दिमाग लगा के शुरू करने की कोशिश करो यार, ऐसे कुछ नहीं। एक और निकालो, उस पर लिखना आपने साइट्स की अपेंडिक्स कौन सी है, ठीक है। 3 अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3। मतलब जैसे शेड्यूल होते हैं ना हमारे, जब आप इसका वो चार्टर लिखा जाएगा तो इसके पीछे शेड्यूल्स बनाए जाते हैं या अपेंडिक्स बनाए जाते हैं। उसमें लिखा जाता है अपेंडिक्स 1 में क्या लिखा गया है। अच्छा, पहले इसकी वर्किंग बारे में। साइट वर्क्स बाय सब्जेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पीसीज ऑफ सिलेक्टेड स्पीसीज टू सर्टेन कंट्रोल्स, ठीक है। ओके, क्या कंट्रोल करता है कि अगर ये अपेंडिक्स 1 में आता है तो हम कर सकते हैं कि नहीं सकते हैं। कौन सा ये एनिमल है, जो भी एक कंट्री का नेटिव एनिमल है या एंडेमिक्स एनिमल है, वो जो स्पीसीज का एनिमल है वो कौन सी, इसमें क्लासिफाई करना पड़ेगा आपको कि अपेंडिक्स 1 में बिलोंग करता है या 2 में बिलोंग करता है या 3 में बिलोंग करता है। डन। All import, export, re-export and introduction from sea of the species covered by the convention has to be authorized through a license system। तो ये लाइसेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि आप ये प्रॉपर चैनल है जो कि बैक स्लाइड करूं, तो ये एक तरह का चैनल है, ये एक तरह का लीगल फ्रेमवर्क है जो कि क्या दर्शाता है कि भैया किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, कौन सी प्रजातियों में ट्रेड कर सकते हो। ये लो मैंने कर दिया है, लेट मी रिमूव दिस। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, ठीक है। ओके, डन डन डन। चले आगे। तो साइट्स की जो अपेंडिक्स 1 में कौन कौन से एनिमल आते हैं? इंक्लूड स्पीसीज थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, मतलब जिनकी पॉपुलेशन इतनी कम हो चुकी है
कि भैया जी वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, खत्म होने के कगार पे हैं। ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ दीज स्पीसीज आर परमिटेड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, इनका ट्रेड किया तो जा सकता है, ठीक है, बट बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस पे, ठीक है ना। उसके लिए आपको साइट्स की स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। अपेंडिक्स 2 में क्या है, प्रोवाइड्स ए लोअर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, इससे थोड़ा कम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है, ठीक है। 3 में क्या है, लेट मी, अगर है यहाँ पे तो लेट मी राइट इट ओवर हियर। ये देखो साइट 1 में यूजुअली नो ट्रेड हैपन्स, मोस्टली ये कोई ट्रेड नहीं होता है साइट्स 1 में, अपेंडिक्स 1 में लिख लो। नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे लिखो क्या चीज आती है इसमें, ठीक है ना। साइट्स अपेंडिक्स 1 नो ट्रेड, साइट्स अपेंडिक्स 2 ट्रेड कैन हैपन विद प्रायर परमिशन, परमिशन लेनी पड़ती है आपको। ट्रेड 3 अपेंडिक्स 3 दैट इंक्लूड्स लार्ज नंबर ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स दैट कैन बी ट्रेडेड विदाउट एनीथिंग, ठीक है ना। विदाउट मतलब एनी रिस्ट्रिक्शन, आपको लाइसेंस फिर भी लेना पड़ेगा, परमिशन फिर भी लेनी पड़ेगी, बट जो अपेंडिक्स 3 होता है, कई बार यूपीएससी ऐसे एक लाइन में डाल देगी साइट्स के बारे में, ठीक है ना, कि इट इज ए यूएनओ बॉडी, ठीक है ना। सेकंड बाद में करेगी भैया, अपेंडिक्स 3 इंक्लूड्स ऑल द एनिमल्स दैट कैन नॉट बी ट्रेडेड, ठीक है ना। समझ लग रहे हो, तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। चले आगे, बताइए साइट्स के बारे में। इसी तरह आपने दीवार का एक हिस्सा चुनना है जहां पे आपने ग्लोबल की सारी जो भी हमारे पास बॉडीज आएंगी उसके बारे में, इसको पूरे पूरे कलर और कलर की भी आती है, जरूरी नहीं येलो पेज की ले रखनी है आपने, कलरफुल की भी आती है, आप कलरफुल भी डाल सकते हो वहां पे ताकि कोई पैटर्न बन जाए आपका दिमाग में, ठीक है। चलिए आगे, नाउ लेट अस स्टार्ट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, एलियन इन्वेसिव स्पीसीज। ये समय लग रहा है एलियन क्या बता रहा है, यहाँ की नेटिव हैबिटेट नहीं है, ये एक्सोटिक स्पीसीज थी। इन्वेसिव क्या बता रहा है, इनका ग्रोथ रेट कैसा रहा होगा, पॉपुलेशन कैसी रही होगी, बताइए। हाई एबनॉर्मल ग्रोथ, वेरी गुड हरसिमरन, ठीक है ना। तो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज या एलियन इन्वेसिव स्पीसीज वन एंड द सेम थिंग। तो जो एनी वो स्पीसीज जो आउटसाइड इट्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने ले इंट्रोड्यूस की है, ये देखो लिखा हो, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स एलियन और एक्सोटिक स्पीसीज बिकम्स इन्वेसिव when they are introduced deliberately or accidentally outside their natural areas where they outcompete the native species and upset the ecological balance. Done? That's a very important term. ठीक है ना। पहले क्या करती है ये, इधर इसकी इंट्रोडक्शन डेलिब्रेट हो सकती है, जैसे हमने वो वाटर लिली की एग्जांपल दी थी कि हम खुद लेके आए थे, अंग्रेज खुद लेके आए थे डल लेक के लिए, बट उनको ये नहीं पता था कि ये इतनी एग्रेसिवली ग्रो कर जाएगी यहाँ पे। तो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज दे कैन बी इंट्रोड्यूस डेलिबरेटली, दे कैन बी इंट्रोड्यूस एक्सीडेंटली, मतलब आप कोई ले आए प्रजाति, वो आपको पता नहीं थी इतनी एग्रेसिवली ग्रो कर जाएगी, क्योंकि वो नॉर्मली अपनी पहली वाली जगह पे इतनी ज्यादा ग्रो नहीं करती थी। क्योंकि बेटा देखो, कोई भी स्पीसीज होगी जहां पे उसका नेचुरल ग्रोथ हैबिटेट है, बहुत सारी चीजें उसकी उसको बढ़ावा भी देंगी, बहुत सारी चीजें उसकी ग्रोथ को चेक भी करती है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंट्री में ले आते हो जहां पे उसको ग्रोथ फैक्टर्स ज्यादा मिल रहे हैं, तो हमने एक कर्व पढ़ी थी, याद है, कर्व ऑफ ग्रोथ, जे शेप कर्व पढ़ी थी हमने। अगर आपने वहां का कोई लिमिटिंग फैक्टर था जो पहली जगह पे था, जो नेटिव जगह पे था, वो अब सेकंड जगह पे हट गया है, उसी कारणवश, क्योंकि उसको ऐसी उपजाऊ मिट्टी मिल गई है, ऐसी पानी मिल गया है, अच्छा पानी, अच्छा सनलाइट मिल गई है, तो ग्रोथ विल बी एक्सपोनेंशियल। यस, वेरी गुड अमित सिंह, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी वो। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है कि डेलिबरेटली भी हो सकती है, एक्सीडेंटली भी हो सकती है इंट्रोड्यूस, ठीक है, आउटसाइड देयर नेचुरल एरियाज वेयर दे आउट कम्पीट द नेटिव स्पीसीज। तो इंडिया में जो कोई बेचारी नेटिव स्पीसीज थी वो इतनी ज्यादा अग्रेसिवली ग्रो नहीं कर रही है,
उसको ये डिस्प्लेस कर देगी, खत्म कर देगी। ठीक है। एंड व्हेन समथिंग, क्योंकि नेटिव स्पीसीज को अगर कोई डिस्प्लेस कर रहा है, समझ रहे हो, तो वो क्या करेगा अब, जो नेटिव स्पीसीज पे डिपेंडेंट इतने सारे फूड वेब थे, वो सारे खराब हो जाएंगे। सपोज जो नई स्पीसीज आई है, जो एक्सोटिक स्पीसीज आई है, जो इन्वेसिव स्पीसीज आई है, उसको खाने के लिए कोई नेचुरल प्रेडेटर है नहीं वहां पे। ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई इकोलॉजिकल नीश नहीं है, क्योंकि एक नई इंट्रोड्यूस आई है, आपको टाइम लगता है किसी भी चीज को खाने में, समझने में। ठीक है ना, तो कोई भी स्पीसीज उसको खाएगी नहीं, उसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती रहेगी। ठीक है, जो नेटिव स्पीसीज थे वो बेचारे मर जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर जो निर्भर कर रही थी फर्दर फूड चेन, फूड वेब, वो कोलैप्स हो जाएगा। समय लग रहा है। मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रैपिड रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, नंबर वन। अब देखो, लिख रहे हो आप इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, एक डेफिनेशन लिखी 2 लाइनों की सिर्फ। इट कुड बी इंट्रोड्यूस एक्सीडेंटली, डेलिबरेटली, ठीक है, एंड आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, आउट compete विच आउट compete नेटिव स्पीसीज एंड अपसेट इकोलॉजिकल बैलेंस। 2 लाइनों में लिख लिए। नेक्स्ट लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स आप डालने की जरूरत नहीं, स्टार डालो। नंबर वन क्या होना चाहिए, रैपिड रिप्रोडक्शन रेट एंड ग्रोथ। ठीक है, सेकंड, हाई डिस्पर्सिबल एबिलिटी। डिस्पर्सल एबिलिटी क्या होता है, क्या होता है डिस्पर्सल एबिलिटी, माइग्रेशन है ना। माइग्रेशन भी कह सकते हो, जैसे अगर आप विंड से भी कई बार दाने जो होते हैं ना, पोलर्स चले जाते हैं, वो उड़ जाते हैं, उनकी डिस्पर्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है ना, गुड, एवरीवन गुड। फैलने की मतलब उनके ग्रो करने की या फैलाने की, जो अपने बीज हैं वो ज्यादा टाइम उसके एयर में रह सकते हैं, या ज्यादा टाइम वो सॉइल में रह सकते हैं, वायबल रह सकते हैं, उसकी डिस्पर्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, थर्ड थिंग्स इज एबिलिटी टू सर्वाइव ऑन वेरियस फूड टाइप्स। ठीक है, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज की है कि भैया वो बहुत सारी फूड टाइप्स पे गुजारा कर सकता है। ये प्लांट की बात नहीं कर रहा हूँ, एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, एनिमल्स की। ठीक है, एंड इन वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस आल्सो। तो कंडीशन भी उसके पास ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नैरो रेंज में रहता है, वाइड रेंज में नहीं रहता है एनवायरमेंटल कंडीशंस के, तो वो स्पेसिफिक, वो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज नहीं बनता। ठीक है, एंड ability to adapt physiologically to new conditions, ठीक है, called phenotypic plasticity. UPSC can ask you this question in this way: what are the common characteristics of invasive alien species? Low dispersibility rate, high rapid or high growth rate, narrow range of environmental condition adaptation, uh, and phenotypic in plasticity. In plasticity, which of the following are the characteristics of इन्वेसिव एलियन स्पीसीज? तो ये जो जगह आपको लिखवाई है ना, तो इसको स्टार डाल के रख लेना, और अपने पास इसमें, बार बार बोल रहा हूं, इसमें नोट करके रखो ये सारी चीज। ठीक है, डन, गुड, चलिए लेट्स मूव अहेड। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ध्यान से पढ़ना। इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, ठीक है, क्या होती है, एनी काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एन एम्फीबियन एंड प्लांट और इंसेक्ट और एनीथिंग, ठीक है ना, दैट इज नॉट नेटिव टू एन इकोसिस्टम एंड कॉज हार्म। ठीक है, दे कैन हार्म द एनवायरमेंट, इकोनॉमी एंड इवन ह्यूमन हेल्थ। यस, फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी के बारे में बता दिया आपको। ठीक है, अडेप्टेबिलिटी के बारे में बता दिया। दे कैन ट्रांसफॉर्म द सॉइल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट टू देयर एडवांटेज बाय producing allelochemicals which causes the destruction of the native species and local biodiversity. That is very important. What is allelochemicals? Allelochemicals कुछ इस तरह के केमिकल पदार्थ होते हैं बेटा, जब कोई भी एक्सोटिक स्पीसीज, खास करके मोस्टली एक्सोटिक स्पीसीज होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपने आले दुआले ना, जहां पे मैं आपको बताऊंगा रोडेंड्रॉन के बारे में, एक दरखत होता है रोडेंड्रॉन का। ठीक है, इस तरह का दरखत होता है, वो हाई आल्टीट्यूड्स पे पाया जाता है दरखत। ठीक है ना,
अब आप देखोगे कि जहाँ पे ये दरख़्त होगा ना, जहाँ पे इसका जितनी ज़्यादा छाँव है, इसके ज़्यादा एरिया है इसके अराउंड, जहाँ पे इसके पत्ते गिरते हैं, सपोज़ इसके पत्ते इस एरिया में गिरते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे कोई दूसरा पौधा नहीं उग सकता, इसके नीचे कोई दूसरा पौधा नहीं उग सकता, व्हाई? बिकॉज़ जो पत्ते इसके गिरते हैं उसमें केमिकल होता है। वो केमिकल ना एक तरह का ज़हर टाइप होता है। बाकी कोई भी प्लांट को या बाकी किसी प्लांट के सीड को ग्रो करने नहीं देता, क्योंकि वो जितने पास ही जाके गिरता है उस मिट्टी को ये एसिडिक बना देता है या बहुत ज़्यादा उसमें केमिकल्स डाल देता है, ताकि इसमें सिर्फ़ ये ग्रो कर सके और कोई ग्रो ना कर सके। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हेलो? बच्चों समझ लग रहा है? गुड। इसको बोलते हैं अल्लीलो केमिकल्स। पढ़ लेना इनके बारे में, एग्जांपल दी हुई है। ठीक है? ओके, ओके, ओके। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? अब ये न्यूज़ में क्यों है? व्हाई दे वर इन न्यूज़? अगेन अगर आप इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ डालोगे तो आपके पास अभी नेट में ये चल रहा है। ठीक है? अभी जो फ्लड्स आए थे, लैंडस्लाइड आई थी केरला में, ठीक है ना? 2020 में पीछे से। तो केरला में जो फ्लड आया था, जो लैंडस्लाइड्स आए थे, उसके कारण बहुत सारे इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ ने इंट्रोड्यूस हो गई थी स्टेट की वाटर बॉडीज़ में। इफ यू नो केरला, तो केरला में आपको एक पिक्चर दिखाई देगी एक बोट वाली। जब भी आप नेट में सर्च करते हो ना, तो लोग आप दिखाई देंगे, लोग बोट पे कहीं जा रहे हैं ना, तो आप नेट पे सर्च करना केरला के बारे में। दे आर नोन फॉर देयर बैक वाटर्स। व्हाट आर बैक वाटर्स? बैक वाटर्स, दे आर काइंड ऑफ एन एक्वाटिक हैबिटेट। ठीक है ना? कोस्टल बैक वाटर्स होते हैं इनके। ठीक है? ठीक है? तो वो वाटर्स में अगर आप कोई इंट्रोड्यूस करोगे इन्वेसिव एलियन स्पीसीज जो अग्रेसिवली ग्रो करती है, तो वो नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो यही आपने ध्यान से पढ़ना है आज न्यूज़ में, ये आपका होमवर्क है। ठीक है? पढ़ लेना इनके बारे में। ठीक है? मैंने दिए दिया हुआ, बट आई वांट यू टू स्टडी अबाउट दीज़ थिंग्स। ओके? डू स्टडी अबाउट द थ्रेट टू नेटिव इकोसिस्टम इन केरला। ठीक है? पढ़ो इसको। ठीक है? डन? चलें आगे? स्क्रीनशॉट ले लो। पढ़ के अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके? This is all available on the net. This is nothing new. This is all available on net. ठीक है? Take the screenshot of this also. आपने अभी टिड्डी दल के बारे में सुना था? डेजर्ट लोकस्ट जो आया था। अभी पाकिस्तान में बहुत तबाही मचा के गया है। टिड्डी दल, और हमारे राजस्थान और लोअर अपर रीचेस ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यू नो। तो टिड्डी दल भी तो एक क्या है, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है। इसकी इंट्रोडक्शन खुद ही होती है, हम नहीं करते, डेलिबरेटली नहीं हुई, एक्सीडेंटली होगी। समय लग गया, एक्सीडेंटली। अब क्या हुआ कि कुछ ऐसा, ये कहाँ से आता था? ये इजिप्ट से आया था, डेजर्ट एरिया से आता है। वहां पे ये ग्रो करता है, पर इनकी ग्रोथ नॉर्मली वो ठीक होती है, मतलब इतना ज्यादा ग्रो नहीं करता है। जब पर उनके पास कभी वहां पे अच्छा क्लाइमेट हो जाए या अच्छा, मतलब वहां पे उसको स्थितियां मिल जाए, तो वो अग्रेसिवली ग्रो करता है। जब ये अग्रेसिवली ग्रो करता है, तभी इतनी ज्यादा तादाद में हो जाते हैं कि ये टिड्डी दल पूरी की पूरी फसल को खा सकता है एक दिन में। ठीक है ना? डन। तो बहुत नुकसान पहुंचाया था इसने। ठीक है? ये भी एक इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है। ओके? डन। इट इज ऑल अवेलेबल ऑन द नेट। मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में पढ़ें खुद से। पहले मैं नेट तो ये तो दूंगा ही दूंगा आपको, उसकी टेंशन नहीं है, बट पहले आप खुद से भी कुछ ट्राई करो। ठीक है? वांट यू टू स्टडी बाय योरसेल्फ एज वेल। ओके? व्हाट आर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, बताइए? लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर द नेटिव स्पीसीज, लग गई समझ? ठीक है? दे कैन मॉडिफाई द एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है ना? फूड चेन, फूड वेब को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है? दे कैन आल्सो accumulate larger proportions of bioaccumulation, biomagnification। ठीक है? ठीक है? एंडेमिक स्पीसीज को ये वाइप आउट कर सकती है। डन। व्हाट कैन लोअर फर्टिलिटी, यस। लोअर फर्टिलिटी फॉर व्हाट? हाँ, lower fertility for the other native species, yes. In addition to these impacts, invasives can also have enormous economic cost. You know कि जो वाटर लिली है, जब ये इतना बढ़ जाता है ना,
तो इसको बाहर निकालने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। आपने 10 पौधे डाले थे ₹1000 के खरीद के, लेकिन पर वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई कि आपको ₹10,000 लगा के उसको सारे का पॉन्ड साफ कराना पड़ता है। ठीक है ना? सारे का सारा पॉन्ड। क्योंकि एक बार वो ग्रो कर जाता है तो वो फिर पूरा कवर करके मानता है। ठीक है? ओके? चलिए, ये देखो, अब देखो साथ में साथ कैसे पढ़ना है आपको। देखो, ये भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है। ये भी यहाँ पे एक चीज़ है, ये देखो ये नेट पे सर्च करना, ये भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है। ठीक है? और ये मैंने एक वेबसाइट है वहाँ से लिया सिर्फ। ये सिर्फ कट शॉट है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है? सिर्फ मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ कि इस तरह से यू शुड गैदर योर इन्फॉर्मेशन। कुछ नहीं डाला मैंने, सिंपल डाला इन्वेसिव एलियन स्पीशीज यूपीएससी, 4 ऑप्शन खुल जाते हैं। 4 नहीं 400 ऑप्शन खुल जाएँगे आपके सामने। पहले 3-4 सेलेक्ट करो, चाहे दृष्टि आईएएस है, चाहे वो बायजूस है, चाहे वो है, कोई भी जो चेक करो। जो स्मार्ट लोग हैं ना, जो यूपीएससी में टॉप करते हैं, दे डोंट टेल यू दीज़ थिंग्स, हाउ दे मेक नोट्स, दे डोंट टेल यू दीज़ थिंग्स। दे ओनली सेड, "सर, वी हैव स्टडीड 18 आवर्स, वी स्टडीड 20 आवर्स।" अरे भई पता है कौन पढ़ता है कितना। इट इज़ एक्चुअली अबाउट स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क। ठीक है? स्मार्ट वर्क। 4 घंटे आप किताब खोल के बैठे रहे हो, उसमें से आपने 10 पेज नहीं पढ़े, 10 पेज में आपका 1-2 पेज ही जो ढंग से पढ़े हैं, कोई फ़ायदा नहीं उसका। 2 घंटे पढ़े, पर नोट्स इस तरह से बनाएँ कि भाई आहा! मन की तृप्ति होगी। ठीक है ना? अब आप पढ़ ले, अब मैंने क्या पढ़ाया आपको, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़। आपने न्यूज़ में जो चल रहा है वो भी साथ में पढ़ लिया और आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ नेट पे अवेलेबल है। पर नोट्स तो आपने बनाने हैं ना, नोट्स इस तरह से बनाओ। आप बोलते हैं सर कौन-सी बुक फ़ॉलो करें, ये क्या करें, वो क्या करें, ठीक है? कुछ जागो भैया, जागो ग्राहक जागो, ये सब चीज़ें पढ़ो आप, ठीक है? तो जब भी आपने नोट्स बनाने हैं, तो पहले यहाँ से बनाओ, ठीक है? जैसे मैं बना रहा हूँ, कोई आपको आज एक टाइम दिया जो मैंने आपको, आप स्क्रीनशॉट ले ही रहे हो ना इसके, उसके साथ में स्क्रीनशॉट लो, साथ में वहाँ से डालो। अब आपने एक नया सेफ्टी, ये कन्वेंशन है, कोई भी प्रोटोकॉल आता है, कन्वेंशन आती है, आपको लिखना है उसको। कार्टागेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, ठीक है? बायोसेफ्टी की क्यों ज़रूरत पड़ी हमें? ये किसमें आता है? कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी में। ये भी एक तरह की कन्वेंशन है, उसका एक हिस्सा है, उसमें प्रोटोकॉल आता है कार्टागेना प्रोटोकॉल। ओके, कार्टागेना एक जगह जहाँ पे ये साइन हुआ था बायोसेफ्टी का, ठीक है? इट इज़ एन इंटरनेश किस तरह का एग्रीमेंट है? ये भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, व्हिच एम्स टू एन्श्योर द सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड द यूज़ ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म्स, ठीक है ना? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़्म रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। देखो, साइट्स किसके लिए है? देखो बताओ, अब हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन साइट्स एंड कार्टागेना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज़ 2? क्या पढ़ने का क्या फ़ायदा है? बताओ, बाकी सारे सो रहे हो क्या? ओनली वन बंदा इज़ टाइपिंग? ट्रेड रोकने के लिए है, ओके, फॉर थ्रेटन्ड स्पीशीज़, शिवम सेड दैट्स गुड। बट व्हाई इज़ बायोसेफ्टी फॉर? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इसमें भी तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है। नहीं, 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 आपने फिर यू डिडन्ट गेट ऑल दिस थिंग। ध्यान से सुनो, एक ध्यान से इसकी डेफिनिशन पढ़ो और बताओ इसमें और उसमें क्या अंतर है? What is the basic difference between Cartagena Protocol on biosafety and CITES? दोनों एग्रीमेंट है, दोनों इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, देयर इज नॉट अ डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू नीड टू नो? ये भी ट्रेड को रेगुलेट करता है, वो भी ट्रेड को रेगुलेट करता है। व्हाट इज द डेफिनेशन पढ़ लो, क्या लग रहा है आपको? कोई वर्ड ऐसा दिख रहा है? नो। व्हाट इज द थिंग? सेफ हैंडलिंग, नो। दोनों सेफ है। यस, वेरी गुड अमित। एलएमओ, ये वर्ड नहीं पढ़ा आपने? एलएमओ, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, समझ रहे हो? तो ये बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए गए मॉडिफाइड जानवर्स हैं, उनकी उनको हैंडल करता है। ओके, डन।
जैसे कि अगर आप कोई गाँव गाँव में जाते हो तो वहाँ पे 2 ब्रीड्स की इंटरब्रीडिंग कराते हो, तीसरी ब्रीड कराते हो, उनका जब हम कराते हैं, सपोज़ हमने अ, एक्सपोर्ट करनी है कोई वैरायटी बाहर से गाय की, ठीक है ना? तो हमें कहाँ से जाना पड़ेगा? वो गाय है जो कि मिक्स्ड ब्रीड है, 2-3 जगह से बनाई गई है उसके अंदर। ये बायोटेक्नोलॉजी का आ गया हिस्सा। ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मान के चलो इसको, ठीक है ना? जब लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के ट्रेड को रेगुलेट करना, वी विल कॉल इट इज़ एज़ कार्टागेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। जब हमने सिंपल एक्सोटिक स्पीशीज जो कि नॉन मॉडिफाइड है, जो एक जगह से दूसरी जगह आप लेके जा रहे हो विदाउट मॉडिफिकेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ एनी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, तो वी विल कॉल दैट एज साइट्स। दैट्स अ वेरी बिग डिफरेंस। ठीक है, डन। दूसरा बिग डिफरेंस क्या है? वो आईयूसीएन के अंडर आएगी क्योंकि वो ट्रेड को रोकेगी। ये भी ट्रेड है, लेकिन ये किसके अंडर आएगी? कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आपने अब आप नेक्स्ट फिर बनाना है ऐसा करके, पीछे बनाओ, ठीक है? लिखो उसके ऊपर काटा कहना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल, ठीक है? नीचे लिखो इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ठीक है? सेफ हैंडलिंग ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स लाइक बायो बायोलॉजिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। समझते हो ना? ओके। और क्या ये एनिमल्स के लिए ही है? बताइए। नो, इट इज फॉर प्लांट्स आल्सो। तो अगर आप कोई एक नई ब्रीड बना रहे हो प्लांट की, बायोलॉजिकली बायोलॉजिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ओके? तो आपने कोई प्लांट वैरायटी बनाई, ठीक है? आप कनाडा में थे, वहां पे आपने प्लांट वैरायटी बढ़ाई, आप चाहते हो कि ये वैरायटी इंडिया में जाए, तो नहीं, सीधी नहीं जा सकती। यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है? कार्टागेना प्रोटोकॉल ऑन डायवर्सिटी बायोसेफ्टी, ओके? तो वो चेक करेंगे कि जो प्रजाति आपने बनाई है इंडिया में, वो कहाँ पे जाके हम सेफली छोड़ सकते हैं उसको। अगर इंडिया में जाएंगे तो क्या वहां पे लोकल बायोडाइवर्सिटी को खराब तो नहीं करेगी ये? ठीक है? ये कौन देखती है? कार्टागेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, किसके अंडर आती है? सीबीडी के अंदर आती है, ठीक है? CBD recognizes that there is an urgent need to address the impact of invasive species. It states that each contracting party shall, as far as possible and as appropriate, prevent the introduction or control or eradicate those alien species which threaten ecosystem, habitat and species. तो ये भी एक तरह की इकोसिस्टम को बचाने के लिए एक संधि है। Now your work is go on net and टाइप की कितनी पार्टीज हैं, किस तरह का लीगल टेंडर है, और इन्फॉर्मेशन ढूंढो। मेरे पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है, बट आप और इसको काला चिट्ठा उठाओ और निकालो यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे लिखना, इसको कहाँ मेंशन करोगे आप? एक जो एक दीवार का एक हिस्सा जहां पे ग्लोबल कन्वेंशन लिखनी है। हम रामसर वेटलैंड की कन्वेंशन भी पढ़ेंगे, ठीक है ना? उसकी साइट्स के लिए आपको नेट से पेज डाउनलोड करना पड़ेगा या अपने आप एक पेज बनाओ। 42 साइट्स आर देयर, ठीक है ना? प्रेजेंटली इस साल 2021 तक 42 साइट्स आ गए। तो अपनी नॉलेज को अपडेट भी करना है आपने। नेट पे जाओ, कुछ ज्यादा बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं है। नेट पे जाओ, सर्च करो, सब कुछ अवेलेबल है। अपडेट रखना अपने आप को, ठीक है ना? नेक्स्ट देखो, कुट्टा लैंड वेटलैंड एग्रीकल्चर सिस्टम इज द ओनली सिस्टम इन द इंडिया दैट फेवर्स राइस कल्टीवेशन बिलो सी लेवल। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि ये कुट्टानाड जो क्या कहते हैं, ये केरला का सिस्टम है। ठीक है, कुट्टानाड बिलो वेटलैंड एग्रीकल्चर सिस्टम। हम वेटलैंड पढ़ेंगे, मैं तब भी आपको कराऊंगा कि वेटलैंड कोई भी एरिया होता है जहां पे नॉर्मली 18 सेंटीमीटर ऑफ पानी खड़ा रहता है कम से ज्यादा 7 दिन। ठीक है ना? तो जो भी राइस होता है, आप देखते हो कि जब पनीरी आप लगाते हो तो उसको पहले पानी में भिगो के रखा जाता है, उसके सीड। ठीक है ना? उसके दोबारा इसको रीप्लांटेशन की जाती है, आपने देखा होगा नॉर्मली राइस को। तो वो भी एक तरह का वेटलैंड बन जाएगा जहां पे पानी एटलीस्ट 7 दिन से ज्यादा खड़ा रहता है, 18 सेंटीमीटर के ऊपर खड़ा रहता है, उसको हम वेटलैंड बोलते हैं। ये जनरल डेफिनेशन है, ठीक है? तो ये कुट्टानड वेटलैंड एग्रीकल्चरल सिस्टम केरला का है। ब्रैकिश वाटर में, वहां पे ब्रैकिश वाटर कौन सा होता है? जहां पे मिक्सचर होता है फ्रेश वाटर और ओशन वाटर का, ठीक है? तो ये हम पढ़ेंगे, तब मैं आपको कराऊंगा कुट्टानड वेटलैंड एग्रीकल्चर सिस्टम, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। Try to learn something by typing this in the net also.
ठीक है? ये ज़रूर पढ़ना है, ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, इस पे ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। और ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम में आता है कुतरनाड वेटलैंड सिस्टम। क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है, नॉर्मली हम राइस क्या करते हैं, पहले पानी लगाते हैं, पानी को इकट्ठा होने देते हैं, उसके बाद में बीज लगाते हो आप राइस में। क्योंकि केरला में खास करके देयर आर लॉट ऑफ वेटलैंड्स, तो उन लोगों ने क्या किया, क्योंकि और दूसरी बात क्या है कि वो उसका लेवल सी लेवल से नीचे है। जहाँ पे भी सी लेवल से नीचे होगा तो पानी अंदर से आ जाएगा ओशन का, ठीक है? इधर से इनकी रिवर्स भी आ रही हैं, उनका पानी इकट्ठा हो जाता है। तो वो कुछ इस बिलो लेवल सी लेवल बन जाता है जहाँ पे ये उगाते हैं, ठीक है ना? मैं दिखाऊँगा आपके इसको सेपरेटली आप अच्छे से बताऊँगा। तो ये आपको बताना होगा, वहाँ पे इसको एक हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है कि इसको हमें प्रिज़र्व करना है। और प्रिज़र्व कैसे कर सकते हो? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि केरला में है ये चीज़। केरला में अभी क्या इंट्रोड्यूस हुआ? फ्लड्स आए हैं, लैंडस्लाइड हुए हैं, एक्सोटिक एलियन स्पीशीज़ आए हैं, ठीक है ना? एक्सोटिक एलियन स्पीशीज़ आए हैं तो वो किसको थ्रेट हैं? दे आर थ्रेट टू कुटानंड वेटलैंड एग्रीकल्चरल सिस्टम, ठीक है? क्यों? क्योंकि पानी है यहाँ पे, एक्सोटिक स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ग्रो कर सकते हैं लाइक वाटर हायासिन्थ। तो अगर आपके वहाँ पे वाटर लिलीज़ उग रही हैं, तो आप कल्टीवेशन कहाँ करोगे? समझ रहे हो? डन, डन, डन। समझ लगा? ये देखो, ये 3 साइट्स आर इंडिया, ठीक है ना? ये 3 साइट्स हैं इंडिया में। कोरातपुर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ऑफ उड़ीसा। ये एग्रीकल्चर टेक्निक्स के बारे में है कि कुछ डिफरेंट तरीके से ये उगाते हैं, ठीक है ना? और सिर्फ राइस नहीं, बहुत सारी और तरीके भी हैं और फसलें भी हैं। उत्तराखंड बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम इन केरला। पैम्पोर जो कि वहाँ पे सैफ़्रॉन की खेती बड़ी है, जो सैफ़्रॉन क्या आप किसको बोलते हो आप सैफ़्रॉन? केसर को ना? केसर की खेती बहुत ज़्यादा कश्मीर में होती है। ये मोरेन्स में होती है, मैं पढ़ेंगे आपको सर भी बताएँगे मोरेन्स क्या होते हैं। मोरेन्स में एक खेती होती है बहुत ज़्यादा। मोरेन्स कहाँ पे पाए जाते हैं? जहाँ पे पहाड़ होएँगे। पहाड़ों में जब वो नीचे को गिरता है ना, मिट्टी गिरती है नीचे को, तो वो बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। ग्लेशियल इरोज़न के कारण मोरेन्स फीचर्स बनते हैं, मोरेन्स। वहाँ पे आपकी केसर की खेती खेती बहुत होती है। तो कश्मीर इज़ स्पेशली नोन फॉर इट्स केसर। ओके? सैफ़्रन। ज्योग्राफी में पढ़ा है ना? तो मोरेन्स के बारे में। तो मोरेन्स आपको पता है कि वो कहाँ पे होते हैं? ज़्यादा वो ये कश्मीर हिमालयाज़ में होते हैं। तो कश्मीर हिमालयाज़ में इसको इसीलिए बोला जाता है, ये कौन-सी रिकॉग्नाइज्ड साइट है? ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। अब ये किसके अंडर आती है? ठीक है ना? ये आती है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गनाइजेशन। यू शुड नो दैट इट इज़ अ यूएनओ बॉडी, ठीक है? यूएनओ के अंदर आती है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गनाइजेशन, उसके अंडर हमने एक प्रोटोकॉल बनाया है, एक सिस्टम बनाया है, ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। ये क्यों बनाया है? क्योंकि ये यूनिक काइंड ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम्स है। अगर ये विलुप्त हो जाएँगे, तो इसका कोई भी मतलब नेचुरली वो नहीं है हमारे पास। ये नेचुरल तरीके से ग्रो किए गए सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? ओके? इसको रिकॉग्निशन देता है, रिकॉग्नाइज़ करता है। डन? दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। चलिए, आज हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। आई वांट यू कि आज के बाद जब भी आपने नोट्स बनाने हैं, जैसे मैं आज बोल रहा हूँ, मेरे सब्जेक्ट के तो आपने बिल्कुल ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है? चाहे वो साइंस एंड टेक हो, चाहे मैं आपको ये करवा रहा हूँ एनवायरनमेंट, और चाहे अब मैं आगे जाके इंडियन फिजियोग्राफी कराऊँगा आगे जाके मैं आपको। बस थोड़ा-सा जाके आके आई विल आल्सो टॉट यू इंडियन फिजियोग्राफी, और जैसे मैं बोलूँगा वैसे ही बनाने हैं। आपको रिवर्स के रूट्स बनाऊँगा मैं, एक पेंसिल डायग्राम होते हैं वो बनाने सिखाऊँगा। बस वो याद करने हैं बस, और कुछ नहीं करना, डायग्राम बस, ठीक है? याद करने के लिए मेरे पास निमोनिक्स हैं, वो मैं आपको याद करवा दूँगा, ठीक है? वी विल वर्क दिस थिंग आउट। पर जितना मैं करवा रहा हूँ ना, मेरे सब्जेक्ट्स में से आपका कोई क्वेश्चन 90% क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। तभी मैं आपको टेस्ट भी उसी प्रकार से डाल रहा हूँ। बहुत मेहनत से टेस्ट बन रहा है। जो बच्चों ने रजिस्टर नहीं किया है, 4-5 बच्चे रहते हैं शायद। मेजॉरिटी दे हैव रजिस्टर्ड फॉर दैट टेस्ट। तो सबमिट मत कर देना, मैं फिर बोल रहा हूँ, सीधा पहला जाके रेड बटन नहीं दबाना, ठीक है? रेड बटन का नाम क्या होता है भैया? सोचो एक बार बंद करने से पहले उसको। सीधा लाल बत्ती दिखी उसको टच कर देते हो। लाल बत्ती आपकी कार के ऊपर अच्छी लगती है, ठीक है? नॉर्मली जब आप लाल बत्ती को देखते हो तो बंद होकर आप खतरा समझा करो, ठीक है? सबमिट कर देते हो, बाद में बोलते हो सर एक बार ऑन कर दो। अरे भैया एक बार ही टेस्ट होता है। पेपर में वहाँ पे दे देना, जब आप जाके सीजीएल करोगे ना, लाल बटन दबा देना। फिर 2 घंटे वहाँ पे
वो कहते हैं ना वही गिनना कि कितने पक्षी थे, कितने बाले थे, कितने वो थे, ये करना और क्या करना उसके बाद? कुछ नहीं होना उसके बाद, कोई कुछ नहीं कर सकता है, सबमिट कर दिया तो कर दिया। तो जागो ग्राहक जागो, है ना? अपनी जो राइट्स है उनके बारे में समझने की कोशिश करो। चलिए, नाउ वी मूव ऑन टू नेचुरल इकोसिस्टम। आज हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल इकोसिस्टम इज एन असेंबलेज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स व्हिच फंक्शन एज अ यूनिट, ये हम पहले डेफिनेशन करके आए हैं, एंड इज कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग इट्स आइडेंटिटी। ओके, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, एस्चुरी हो गया, तो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स का मेल-जोल होता है, जहाँ पे दोनों मिलते-जुलते हैं, एक्सचेंज होता है, इंटरेक्शंस होती है। दे आर नोन एज़ नेचुरल इकोसिस्टम। ये इसकी प्राइमरीली 2 प्रकार होती हैं। अगर वो टेरेस्ट्रियल में है तो हम इसको बायोम भी बोलेंगे। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को वी आल्सो कॉल्ड एज़ बायोम, ठीक है? इकोसिस्टम छोटा होता है। इस ट्री इकोसिस्टम भी हो सकता है फॉरेस्ट में। ट्री इकोसिस्टम, है ना? ट्री ट्री में मैंने आपको बताया बहुत बड़ा ट्री है तो छोटे लेवल पे छोटा जानवर, उससे ऊपर बड़ा जानवर, उससे ऊपर बड़ा जानवर, उससे ऊपर बड़ा जानवर, माले होते हैं, है ना जैसे? तो दैट कैन आल्सो बी a ecosystem. But whole forest will come under, usually they come under, क्या कहते हैं, बहुत सारे इकोसिस्टम मिला के दे फॉर्म टेरेस्ट्रियल बायोम। ओके, अब बायोम में आपका फॉरेस्ट भी आ सकता है, बायोम में आपका ग्रासलैंड भी आ सकता है, डेजर्ट भी आएगा, तुंद्रा भी आएगा, तेगा भी आएगा, बोरियल फॉरेस्ट भी आएगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी आएगा, सारा इंक्लूड्स ऑल द, वो हमने ट्रायंगल बनाया था ना, ट्रायंगल था, देखा था ना कल वो डायग्राम, बस वही वही वही, उसी को याद रखना है। एनीथिंग दैट कम्स अंडर दैट इज ए बायोम, चाहे वो कॉनिफेरस बायोम हो, चाहे वो डेजर्ट बायोम हो, चाहे वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो, चाहे वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हो, दे ऑल कम अंडर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम दैट आर फाउंड ऑन लैंड, टेरेस्ट्रियल का मतलब भी होता है लैंड, तो दे आर कम अंडर द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वाटिक में क्या आएंगे? एक्वाटिक में फिर से हमारे पास जो वाटर बॉडी में होगा उसका मतलब होता है एक्वाटिक। अगेन मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। मैन मेड में का एग्जांपल क्या है बताइए? एक्वाटिक इकोसिस्टम जो मैन मेड है, बताइए क्या एग्जांपल है इसका? गुड, एक्वेरियम, गुड। लेक, मैन मेड लेक्स भी होते हैं, यस। एक्वेरियम, यस। डू यू नो समथिंग अबाउट एक्वाकल्चर? यस, आर्टिफिशियल पॉन्ड फॉर फिशिंग, एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर, ठीक है ना? तो एक्वाकल्चर इज अगेन व्हाट? एग्जांपल ऑफ मैन मेड ecosystem. What else we can use under man-made ecosystem? Can we include rice water, rice agriculture over here? You know, there is a place in China. वो क्या करते हैं, क्योंकि वहां पे उपजाऊ मिट्टी या उपजाऊ सीजन बहुत कम टाइम के लिए होता है, तो वो क्या करते हैं कि भैया ये जहाँ पे राइस उगाते हैं ना, क्योंकि पानी वहां पे खड़ा रहता है काफी टाइम तक, तो उसी के नीचे मच्छियां छोड़ देते हैं, ठीक है? अब जो मच्छियाँ होती हैं, जब वो बड़ी हो जाती हैं, ठीक है? एक तो वो इसको पेस्ट लगने से बचाती हैं, राइस को, पेस्ट नहीं लगता कोई, और दूसरा उनको खाना मिल जाता है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन चलती रहती है। बाद में जब उनको निकालना होता है इसको, तो वो मच्छियों को पकड़ लेते हैं, ठीक है? तो इससे दोनों काम हो रहे हैं, उनका इक्विटी इकोसिस्टम भी बन रहा है और उनका वो भी बन रहा है, ठीक है? खाना भी मिल रहा है उनको। So this is aquatic ecosystem. Now, man-made aquatic ecosystems. Now, in natural, there are two major things, two major subgroups. There are freshwater ecosystem. Yes, botanical garden and parks. They are not under aquatic ecosystem. Okay, they can be under man-made terrestrial ecosystem. Okay. Now, freshwater and marine national parks, आपने marine ecosystem आपने देखा होगा. Marine में आते हैं जहाँ पे मरीन की क्या डेफिनेशन है, जहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा है, यानी कि 35 पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा की सैलिनिटी है, तो वी विल कॉल दैट एज मरीन। अगर 10 से कम की है तो वी विल कॉल दैट एज फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में सैलिनिटी कम होएगी। फ्रेश वाटर कहाँ से आएगा? ग्लेशियर से आ सकता है, रिवर से आ सकता है, ठीक है?
स्प्रिंग से आ सकता है, झरनों से आ सकता है, ये सारा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। फ्रेश वाटर में यूजुअली इंक्लूड रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स। ओके, दीज़ 3 थिंग्स यू इंक्लूड अंडर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। बहुत सारी और भी चीज़ें भी कर सकते हो, पर मेरीन में क्या आप यूज़ करोगे? ओशंस, एस्चुरीज़। एस्चुरीज़ मैंने आपको बताया था, याद रखो, ब्रैकिश वाटर होती है एक्चुअली एस्चुरी, ठीक है ना? तो जहाँ पे रिवर और ओशंस मिलते हैं, आपको फोटो दिखाई थी ना मैंने रिवर और ओशन के मिलने पे, जो बीच वाला एरिया होता है, दैट इज़ एन इकोटोन, दैट इज़ ए मराइन इकोसिस्टम। गुड, चलें। नाउ टेरेस्ट्रियल बायोम्स में हमने ये सब कुछ पढ़ना है, ये हम करके आ चुके हैं। डिटर्मिनिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? मॉइस्चर, दैट इज मींस प्रेसिपिटेशन, दैट मींस रेनफॉल। रेनफॉल वहां पे कितनी है और टेम्परेचर वहां पे कितना है, ये दो डिटरमाइन करते हैं भैया जी कि व्हाट टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोम या व्हाट टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल फ्लोरा एंड फौना विल बी देयर इन दैट। ओके, 10 to 25% क्या अमित? हाँ, 10 to 25%। ओके, ब्रैकिश वाटर, यस, ठीक है। सो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं टुंड्रा, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड बायोम, डेजर्ट बायोम, और भी बहुत सारे बायोम्स हैं, जैसे आएंगे हम करते रहेंगे। फॉरेस्ट के आगे हम बड़े टाइप करेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, ठीक है। फिर हम सवाना की बात करेंगे, ग्रासलैंड्स की बात करेंगे, डेजर्ट्स की बात करेंगे। डेजर्ट के भी दो टाइप होते हैं, कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, ठीक है ना। तो डेजर्ट आप देखते हो कि नॉर्मली आपके ईस्ट वाली साइड पे ज्यादा पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, उसका भी रीजन आपको सर ने वैसे कराया होगा, नहीं होगा तो वी विल डिस्कस एट द टाइम। ओके, चलिए। ये हो गया। तो हम देखते हैं कि टुंड्रा बायोम कहाँ पे होगा। नॉर्मली ये देखो, टुंड्रा बायोम ये बिल्कुल ऊपर रीचेस में होगा। ये तो आर्टिक और टार्टिक सर्कल है ना, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे, ठीक है। उसके नीचे जाओगे तो ये आपका पास आ जाएगा, कौन सा आएगा इसमें? कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट आएगा, ये वाला देखो, ये सारी कॉनिफेरस फॉरेस्ट है। कनाडा मोस्टली कॉनिफेरस फॉरेस्ट में आता है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हो तो आपके पास डेजर्ट है। डेजर्ट की लोकेशन देखो, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। ईस्टर्न साइड्स में देखो सारे, ठीक है, ईस्टर्न साइड पे ज्यादा है, ठीक है, डन। यहाँ पे भी ईस्टर्न साइड पे ज्यादा है, ठीक है। तो ये सारे जो ज्यादा है ये डेजर्ट्स है, इनकी लोकेशन क्यों है? एक तो इसका रीजन आपको पता चली जाएगा, यहाँ पे गोबी डेजर्ट है, यू ऑल नो दैट ना। टकला मकान डेजर्ट सर ने आपको बताया होगा आई थिंक। गोबी डेजर्ट एंड टकला मकान डेजर्ट है ना। ओके, सॉरी, वेस्टर्न साइड्स हैं, आर दी वेस्टर्न साइड्स, यस, सॉरी, वेस्टर्न साइड्स। ओके, सो आप ये देखो कि ये आपको लोकेशन क्यों है, क्योंकि ये काफी अंदर की लोकेशन है। यहाँ पे आपके पास वो भी आ जाता है, क्या कहते हैं, हिमालयाज़। तो कोई भी मॉइस्चर अगर आना चाहता है तो वो इंडिया की तरफ पानी फेंक देता है ना। ओके, यहाँ पे इनहेरेंटली देयर इज नो वाटर सोर्स, कोई पास में वाटर सोर्स नहीं है। इसी कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा नहीं होती, और जब बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन नहीं होएगी, नमी नहीं होएगी, तो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे ज्यादा नहीं होती। तो इसलिए ये ड्राई डेजर्ट्स है। ओके, डन डन डन। चलो, तो वी विल डिस्कस दीज पॉइंट्स, ठीक है ना। आगे जाके हम डिस्कस करते रहेंगे इसको। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट आर बायोम्स एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ देयर ग्रुपिंग। वेरी लार्ज इकोसिस्टम, मैंने बताया एक इकोसिस्टम छोटा ट्री सिस्टम भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है, बायोम्स आर बेसिकली वेरी लार्ज इकोसिस्टम्स on land having distinct type of vegetation and animal life is known as biome. Plant formation are used as a basis of their grouping or identification. यानी कि जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कॉनीफेरस बायोम की, कॉनीफेरस, तो कौन से ट्रीज वहां पे पाए जाएंगे? कॉनीफेरस ट्रीज, ठीक है ना। जो त्रिकोणी होते हैं, कोनी होते हैं ना, तो वो ट्रीज वहां पे पाए जाएंगे, ठीक है जी, कोनिकल ट्रीज। तो ये प्लांट फॉर्मेशन इज द बेसिस ऑफ बायोम्स। डन डन डन। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्लाइड।
ठीक है। टेरेस्ट्रियल बायोम आर्टिक और सब आर्टिक हो सकते हैं, टेम्परेट हो सकते हैं, ट्रॉपिकल हो सकते हैं। ट्रॉपिकल की लेंथ क्या है देखो, इक्वेटर से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ऊपर से जहां पे कर्क रेखा आती है आपके ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आती है, दे आर नोन एज ट्रॉपिकल बायोम्स। ठीक है। टेम्परेट बायोम्स मैंने बताया था। ठीक है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, यहाँ पे देखो सब ट्रॉपिकल आता है 23.5, लिख लो ये सारी चीजें, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ टू 35 एंड 35 या 36 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ओके। यहाँ पे ये 12 डिग्री का जो चक्कर है, इसको हम सब ट्रॉपिक्स की बात भी करते हैं, सब ट्रॉपिकल। वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक्स। टेम्परेट आता है हमारा 36 से 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है। 36 से 66। अब सब आर्टिक और आर्टिक में आता है 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके आर्टिक सर्कल तक या एंटार्क्टिक सर्कल तक। ओके, डन, गुड। अब हमने जब इनकी डेफिनेशन कर दी है, अगर हमें अगर अगर आज जैसे आज हम पढ़ेंगे टुंड्रा के बारे में, और टुंड्रा में क्या होता है कि जैसे परमानेंट आइस होती है, ठीक है ना, देयर इज नथिंग, मतलब बहुत ज्यादा वेजिटेशन यहाँ पे नहीं होती है। वो भी दो तरह की हो सकती है, आर्टिक टुंड्रा भी हो सकती है। ठीक है। क्या यहाँ पे एंटार्क्टिक टुंड्रा है उतनी ज्यादा जितनी की आर्टिक टुंड्रा है? क्योंकि आइस शेल्स इतने ज्यादा नहीं है। तो इन साउथ देयर इज मोर वाटर। अगर आप इक्वेटर को देखते हो तो आप देखते हो कि जो आर्टिक है वहां पे ज्यादा लैंड मास है, मतलब इक्वेटर टू आर्टिक सर्कल पे। इक्वेटर टू अगर आप एंटार्क्टिक में जाते हो तो आइस शेल्फ ज्यादा नहीं है, पानी ज्यादा है वहां पे, ठीक है ना, आइस शेल्फ कम है। तो हम यहाँ पे आर्टिक टुंड्रा इसीलिए नहीं, अंटार्कटिक टुंड्रा हम इसलिए कम नहीं बोलते हैं, अलग से नहीं बनाई मैंने, इसी के अंडर कर दिया है। ठीक है। फिर आता है हमारे पास अल्पाइन टुंड्रा। अल्पाइन जहां पे आप देखोगे तो वर्ड आएगा माउंटेन। माउंटेन में भी आप देखते हो कि जैसे अगर आप एवरेस्ट पे जाते हो, एवरेस्ट पे कैसा मौसम मिलेगा आपको, जैसे कि आर्टिक सर्कल में मिलता है, क्योंकि उसकी एलिवेशन बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है। फिर भी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आर्टिक एंड अंटार्कटिक टुंड्रा, सॉरी आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, ये हम पढ़ेंगे। ये माउंटेनियस है, ये विदाउट माउंटेन्स है, इसका आल्टीट्यूड ज्यादा है, समझ लो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड, आल्टीट्यूड एंड एलिवेशन। ठीक है, समझ रहे हो। एलिवेशन इज अ डिफरेंट थिंग, लैटिट्यूड इज अ डिफरेंट थिंग। ये समझ है ना आपको, क्या फर्क है इसमें? अगर आप इक्वेटर से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो यू आर मूविंग द लैटिट्यूड्स, ठीक है ना, यू आर नॉट एलिवेशन। आप ऊपर नहीं उठ रहे हो, आप ऊपर जा रहे हो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट बच्चों? ठीक है ना। लेट मी शो यू। हाँ, 55। अगर आप यहां से जा रहे हो ऊपर की तरफ, ठीक है, तो यू आर मूविंग द लैटिट्यूड, यू आर नॉट एलिवेशन। आप ऊपर नहीं उठ रहे हो, आप ऊपर जा रहे हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट महीन डिफरेंस है। आप लैटिट्यूड्स में ऊपर मूव कर रहे हो। अगर मैं यहाँ से इंडिया से जा रहा हूँ रशिया में, तो मैं आई एम मूविंग द लैटिट्यूड्स, मैं बाहर ऊपर की तरफ नहीं आ रहा हूँ। ठीक है ना। जब मैं एक एवरेस्ट के ऊपर चढ़ूंगा तो मैं सीधा एलिवेशन करूंगा, ऊपर चढ़ूंगा। ठीक है ना। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके। तो बेटा वी विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास इटसेल्फ। ठीक है। सम आई हैव टू गो समवेयर। ठीक है। So in the next class, we will be discussing this topic in much more detail. We will try to finish it up with tundra and Arctic tundra, and we will start from this and we will move this. ये डायग्राम नहीं कभी आपने बोलना, ठीक है, ये वाला, इन सबको डिस्कस करना है हमने। ठीक है, चार चार पांच पांच चीजें हमने डिस्कस करनी है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मूव दिस। ओके, ओके बेटा, सी यू टुमारो। ओके।